नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के दंगल की। बहुत जल्द यहां चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले बिहार में ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि आधी आधी सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीटें दे सकती है, जेडीयू अपने कोटे से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को सीटें दे सकती है। बिहार में कुल विधानसभा की सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार पटना से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है? हमारे दर्शकों को सियासी गणित भी आप पूरा समझाएं। जया, देखिए, पहली बात है कि अभी कुछ भी डेफिनेट नहीं है, लेकिन जो कुछ बातें निश्चित हैं या कुछ बातों पर एक तरह से मौन असहमति है, क्योंकि राजनीति में कोई लिखित समझौता बहुत ही कम होता है। और इस अलिखित समझौता या अंडरस्टैंडिंग जो आप कहिए, इसके अनुसार यह है कि सीटों का बंटवारा इस बार 3 पार्टियों में, जैसा कि बिहार में लोकसभा चुनाव में हुआ था कि नीतीश कुमार, अमित शाह और रामविलास पासवान, चिराग पासवान बैठकर उन्होंने सीटों का बंटवारा किया था। तो इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार जो पहला सीटों का बंटवारा होगा वो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में होगा। यह हो सकता है कि कुछ सीटें ज्यादा बीजेपी को मिल जाए या दोनों में लोकसभा की तरफ से बराबरी का होगा। लेकिन इसमें एक पेच यह है कि फिर बीजेपी को, अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़ना चाहेंगे तो बीजेपी को अपने कोटे की सीट से फिर चिराग पासवान को जितनी भी सीटें दें, वो चाहे 20 सीट हो या 25 सीट हो या 35 सीट हो, वो बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि वो चिराग पासवान को कितनी सीटें देते हैं। यह अब नीतीश कुमार के हाथ में या नीतीश कुमार के डोमेन में नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने कई बार कहा है कि उनका समझौता बीजेपी से है। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि जो उनका सीटों का भी समझौता होगा वो बीजेपी के साथ होगा। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि चिराग पासवान का भविष्य जो है वो बीजेपी के हाथों में है। तीसरी बात यह है कि जो जीतन राम मांझी फिर से आए हैं एनडीए में, उन्होंने साफ कर दिया था पहले ही दिन कि उनका समझौता नीतीश कुमार से है। तो नीतीश कुमार अपने कोटे की सीटों से वो फिर जीतन राम मांझी को वो चाहे 4 सीट दें, 6 सीट दें या 10 सीट दें, वो नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है और जीतन राम मांझी के ऊपर कि वो कितनी सीटें उनसे आखिर लेने में कामयाब होते हैं। लेकिन इन सभी जो राजनीतिक स्पेकुलेशन है, इसका एक ही अर्थ यह निकल रहा है कि इस बार लोकसभा चुनावों की तरह जब दोनों पार्टियों ने, नीतीश कुमार और बीजेपी, बराबरी के सीटों पर लड़ी थी, वैसा नहीं होगा। भले ही सीटों का बंटवारा बराबरी के फॉर्मूले पर हो, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन में सर्वाधिक, यानी कि जनता दल यू सर्वाधिक सीटों पर लड़ेगी। दूसरे नंबर पर बीजेपी होगी और ऑटोमेटिक अगर चिराग पासवान अगर इस गठबंधन में रहते हैं तो हाँ, उन्हें भी 2.5 अंकों में, यानी कि उनको 10 से ज्यादा या आप कह सकती हैं 20-25, जो भी बीजेपी उनको डिसाइड करती है तो वो सीटें उनको मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार पूरा विस्तार से बताने के लिए कि इस वक्त क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस बार जेडीयू थोड़ी ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी दूसरे नंबर पर। और जो जेडीयू जो है अपने कोटे से हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी को सीटें देगी और वहीं बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को देगी। चिराग पासवान लगातार हम देख रहे हैं एलजेपी के अंदर जो एनडीए को लेकर तनातनी चल रही थी। अब देखना होगा कि इसका क्या कोई औपचारिक ऐलान भी होगा या नहीं होगा, या एक मौन सहमति जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं मनीष कुमार, वो सीटों को बंटवारे को लेते हुए देखने को मिलेगी। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की और बहुत जल्द यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में स्ट्रेचर पर पड़े पड़े शव के कंकाल बनने की जांच भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुई थी। एक और घटना यहां पर घटी है। गुरुवार को यहां मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के मुर्दा घर में पिछले 5 दिन से एक नवजात का शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। दरअसल इस बच्चे की मौत 12 सितंबर को हो गई थी, लेकिन अस्पताल ने नवजात के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तक इसकी जानकारी नहीं दी। हम अभी केवल हमने सबसे बात की है, रिपोर्ट हम कमिश्नर को देंगे, आप वहाँ से पता करेंगे। मैम, आज भी एक बच्चा मिला है जो मैम वो 12 तारीख से रखा हुआ था फ्रीजर में, और उसके बाद अभी उसका भी हाँ वो हाँ उसका अभी पीएम नहीं हो पाया, पीएम हो जाएगा उसको। तो मैम वो 12 तारीख से यहाँ पे रखा हुआ था तो नहीं था किसी को नॉलेज में भी, हो रहा मिसकम्युनिकेशन हो गया है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाए लोग, इसलिए डिले हो गया। आज कर दिया, कल कर दिया इन्फॉर्म।
तो मैम अभी तक मैम गलती किसकी नजर आ रही है वैसे देखा जाए तो? मैं रिपोर्ट में दे देंगे हम, तो उसमें आप देख लीजिए। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस घटना पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, जिंदा तो जिंदा इंसान के गुजर जाने के बाद भी हम उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं और इसी MY अस्पताल से ये दूसरा वाकया है। इस बार नवजात का शव 5 दिन से रखा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। क्यों ऐसी लापरवाही इतने बड़े सरकारी अस्पताल में बार बार देखने को मिल रही है? क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस मामले में हुई है? देखिए, ये जो बच्चा था, चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं को 6 जुलाई को ये बच्चा लावारिस हालत में अलीराजपुर जिले में मिला था और वहां से इस अस्पताल में लाकर बच्चे का इलाज लगभग 2 महीने से चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा 11 तारीख को उसने अपनी सांसें तोड़ दी और जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि इसकी सूचना CMO को 4:15 बजे सुबह सितंबर 12 को दे दी गई थी। CMO ने भी अपनी तरफ से कांस्टेबल नारायण है MY अस्पताल में पुलिस कियोस्क पे, उनको दे दी और उसके बाद हेड कांस्टेबल जगन्नाथ है, सितंबर 16 को उनको दोबारा बताया गया। लेकिन कोई पोस्टमार्टम के लिए आया नहीं, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की मौजूदगी भी जरूरी होती है और इस वजह से अस्पताल का कहना है कि बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। लेकिन जैसा हमने पिछले मामले में भी आपको बताया था कि उसमें कैसे 11 दिन इसी अस्पताल में एक मुर्दा कंकाल में बदल गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, वो एंट्री करता है। तो क्या शवों के प्रति ये बात जरूर है कि वहां पर दिक्कतें हैं, क्योंकि 16 डीप फ्रीजर है और आज कोरोना में लगभग हर दिन औसतन वहां पर 21 से 22 शव पहुंच रहे हैं। तो जिन शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा या जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे शव वहां मौजूद हैं। तो ये अस्पताल के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसकी कोई वजह और समझ में नहीं आ रही कि 11-11 दिन अगर कोई पूरा जो शव है वो कंकाल में तब्दील हो जाए। अगर आपने अभी अपर आयुक्त रजनी सिंह उनको सुना होगा, वो बार बार यही कह रही हैं कि जो हम कमिश्नर को रिपोर्ट सौंप देंगे और कमिश्नर आपको बताएंगे। जो इस पूरे मामले में, दोनों मामले में कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक एक करके बयान लिए जा रहे हैं सारे लोगों के और प्रशासन का यही कहना है कि जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तब इस बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से, वो बेहद शर्मसार करने वाले हैं। बेहद शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये हकीकत इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY अस्पताल की है। यहाँ 5 दिनों से एक नवजात का शव रखा हुआ है, ना तो उसका अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही उसका अंतिम संस्कार हुआ है। और इसी अस्पताल से पहले एक व्यक्ति का शव पड़े पड़े स्ट्रेचर पर कंकाल में तब्दील हो गया था। 11 दिन तक वो शव रखा रहा। क्यों इस तरह की लापरवाही बार बार इस अस्पताल में देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी बात है। और गुड मॉर्निंग इंडिया के खास शो में हमने तमाम खबरें आपको दिखाई। अब चुनिंदा 5 खबरें आपको दिखा रहे हैं। आपको NDTV के YouTube चैनल पर जाना है, पोल करना है और बताना है किन खबरों को पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहते हैं। सबसे पहली खबर किसानों से जुड़ी। कृषि विधेयक पर रार, हरसिमरत कौर बादल का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। दूसरी खबर, बिहार में बराबर सीटों पर लड़ सकती है BJP और JDU। तीसरी खबर, घाटी में पुलवामा जैसे हमले की साजिश को नाकाम किया गया। चौथी खबर, क्या एक और लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है दिल्ली। 5वीं और आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां फिरोजाबाद में मुसलमानों के कंधे पर उठी हिंदू डॉक्टर की अर्थी। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।